श्रोताओं को संबोधित श्री जय जिनेन्द्र। बंधुओं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बुद्धि अगर हमारी बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रहणशील नहीं है, तो उसको किस प्रकार से हम मतलब शार्प बना सकते हैं, कैसे उसको हम चमका सकते हैं अपने भाई की। तो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ टिप्स कर रही हूँ। दोस्तों, बुद्धि ईश्वर की दी हुई विभूति है। हर मनुष्य को बुद्धि मिली हुई है। किसी को हम कह दें कि बिल्कुल बुद्धिहीन है, ऐसा शायद कोई भी नहीं है दुनिया में। बिल्कुल बुद्धि का अभाव किसी में नहीं होता। एक अध्यापक की दृष्टि में किसान मूर्ख है, बुद्धिहीन है, क्योंकि वो साहित्य के विषय में कुछ भी नहीं जानता है। पर अगर परीक्षा की जाए, सोचा जाए बारीकी से, तो किसान को खेती के संबंध में जो होशियारी है, जो सूझ है, जो योग्यता है, वो एक अध्यापक में नहीं है। इसी प्रकार एक वकील है, वो कहता है कि ये जो मजदूर है ये बिल्कुल मूर्ख है, क्योंकि कानून की बारीकियों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। और डॉक्टर कभी वकील को मूर्ख समझता है, क्योंकि वकील नहीं जानता कि जुकाम होने पर, बुखार होने पर क्या करना। इन सब बातों को विचार करते हुए देखें तो चारों तरफ हमारे जो जितने भी लोग हैं, उनमें कोई ऐसा मनुष्य मिलना कठिन है जो पूरी तरह से बुद्धिहीन कहा जा सके। हाँ, होशियार तो अपने अपने आप सब बन जाते हैं, परंतु पूरी तरह बुद्धिहीन कोई नहीं है। ये जानने की बात यह है कि हर एक के अपने अपने विषय होते हैं, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। एक वकील है तो दूसरा किसान है, एक पढ़ा लिखा है दूसरा अशिक्षित है। दोनों को ही अपने अपने बातों की, अपने अपने काम में आने वाली जो जो खास बातें हैं उनकी योग्यता तो होती है। कम ज़्यादा कोई बात नहीं है बड़ी, ये तो सृष्टि का नियम है। किसी की किसी से समानता नहीं हो सकती, क्योंकि हर कोई अपने आप में अलग होता है, हर कोई अपने आप में अद्वितीय होता है। जिस प्रकार सभी मनुष्यों की आकृति भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, उसी तरह योग्यता भी अलग अलग होती है। जो जितना प्राप्त कर सकता है दोस्तों, उतने पदार्थ उसके पास है। प्रयत्न करेगा तो अपने सुख को, अपनी उपलब्धियों को बढ़ा लेगा, और अगर प्रमाद में रहेगा तो गंवा देगा। बुद्धिहीन शब्द हम बोल देते हैं, पर हमें ये सोचना है कि बुद्धिहीन जब हम किसी को कहते हैं ना, तो उस शब्द का तात्पर्य है बुद्धि की शक्ति से नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बुद्धिहीन नहीं होता संसार में। जब किसी व्यक्ति को सामाजिक नियमों का ज्ञान नहीं होता कि दूसरों से कैसा व्यवहार करना, तो उसे आमतौर पर जंगली कह देते हैं, मूर्ख कह देते हैं। परंतु वास्तविक मूर्ख तो यथार्थ में कौन है? वास्तविक मूर्ख वह है जो अपनी योग्यता को नहीं समझता और बिना सोचे समझे कार्य करके नाकाम होता है, असफलता प्राप्त करता है। और वैसे कहें तो कार्य असंभव तो कोई भी नहीं है, लेकिन योग्यता और साधन और परिस्थिति आदि का ध्यान रखकर जो करता है वो सफल हो जाता है। और जो अपनी वर्तमान योग्यता को, वर्तमान साधनों को, परिस्थिति का ध्यान नहीं रखता है और वो कार्य शुरू कर देता है, निश्चित है वो असफल हो गई। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो सामाजिक नियमों का पालन करना जानता है बुद्धिमान कहला जाता है, चतुर कहलाता है। जो अपने व्यवसाय में बाहरी परिस्थितियों का ठीक प्रकार कॉम्बिनेशन करना जानता है, मैनेजमेंट करना जानता है, किसी विशेष विषय को ज्ञान प्राप्त करता है और उसकी तीव्र इच्छा होती है उचित शिक्षा क्रम पर मैं जाऊं, और इसी पर उसकी बुद्धि जो है डिपेंड भी करती है कि कितनी उसकी तीव्र इच्छा है ज्ञान प्राप्त करने की और उसकी शिक्षा किस स्तर की हुई है। जो मनुष्य अपूर्ण नहीं है, रोगी नहीं है, वो ऊंची से ऊंची स्थिति को थोड़े ही प्रयत्न से प्राप्त कर सकता है और बुद्धिमान कहला सकता है।
दोस्तों, यूँ तो बुद्धि ईश्वर ने हर एक को दी है, फिर भी अपनी बुद्धि को अपने प्रयास से, अभ्यास से, लगन से उसे शार्प, प्रखर बनाए रखना ये बहुत ज़रूरी है। निरंतर इसकी आवश्यकता है। और जो इस दिशा में कंजूसी करते हैं ना, उनकी बुद्धि कुंद पड़ जाती है और जंग लगे लोहे की तरह निकम्मी हो जाती है, कुछ काम नहीं कर पाती। इसलिए मनःशास्त्रियों ने कुछ ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं, उपचार बताए हैं, जिनके करने से, संपादन से बुद्धि तत्व की तीक्ष्णता को उत्तेजित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और अपनी बुद्धि का लोहा सबसे मनवाया जा सकता है। ऐसे उपाय हैं, आप निराश ना होइए। ऐसे उपाय बहुत सारे हैं। तो पहला है उपाय उसमें से कल्पनाशीलता। जिसके दिमाग में कल्पनाशीलता होती है वो बहुत आगे बढ़ जाता है, और जिसके मस्तिष्क में कल्पनाशीलता का अभाव होता है, जो अपनी दीन दयनीय स्थिति से समझौता कर देता है, उसी से संतुष्ट हो जाता है, आगे की बात सोचने की ज़रूरत नहीं समझता और चुपचाप से बैठ जाता है, तो ठीक है मेरी किस्मत में ऐसा ही है, इस प्रकार से उसके विचार होते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को एक प्रकार से पशु ही समझना चाहिए, क्योंकि पशुओं में सोचने विचारने की क्षमता का अभाव होता है और इसीलिए वो बुद्धि कौशल में मनुष्य के समकक्ष नहीं ठहरते। काल्पनिक चित्र बनाते हैं जब हम, योजनाओं की मानसिक रूपरेखा तैयार करते हैं हम, तो हमारे मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है और बुद्धि हमारी विकसित होती है। कल्पनाशीलता का मतलब शेख चिल्ली की तरह हवा महल नहीं खड़े करना नहीं है। कल्पनाशीलता का मतलब है कि परिस्थितियों के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र के जितने भी क्रियाकलाप हैं, भविष्य की योजनाएं, वो मानस चित्र बन जाए हमारे, यानी हमारे दिमाग में पहले से उसमें क्या परेशानी आ सकती है, कौन कौन व्यक्ति हमारे प्रति क्या कुछ कर सकता है, मानस पटल पर इन्हें साकार करना पड़ता है और तर्क और तथ्यपूर्ण ढंग से बार बार ये विचार करना पड़ता है कि ऐसा करेंगे तो कितनी सफलता मिलेगी और ऐसा नहीं करेंगे तो कितनी सफलता नहीं मिलेगी और असफलता का मुँह देखना पड़ेगा। तब क्या होगा, तब मानसिकता क्या बनेगी, दूसरों की भी और अपनी भी। तो ये सब हम पहले से अगर अपने दिमाग में उसकी एक रूपरेखा बना लें, काल्पनिक रूपरेखा, तो उससे हमें हमारी बुद्धि ऐसी बन जाती है कि हमें आगे बढ़ने में मार्गदर्शन मिलता है, सहायता मिलती है। तो यहाँ कल्पनाशीलता का यही अर्थ है। शेख चिल्ली जैसी कल्पना जल्पना नहीं, इससे तो आदमी बहक जाएगा और अनावश्यक शक्ति का अपने नुकसान करेगा। किसी को अगर कोई व्यापार करना हो तो कल्पना शक्ति उसकी ऐसे चित्र बनाएगी कल्पना के कि मैं व्यापार करने को ऐसा व्यापार करूँगा तो इस तरह से होगा, इतना लाभ हुआ, उस व्यक्ति ने किया तो उसको लाभ हुआ, और ऐसे स्थान पर कहाँ जाऊँ जहाँ पर जो मैं वस्तु बेचना चाहता हूँ उसके ग्राहक ज़्यादा मिले, वहाँ जाऊँगा तो ऐसा होगा, वहाँ बेचूँगा तो ऐसा होगा। ये सारे कल्पना चित्र मानस चित्र बना देता है पहले ही। कहाँ से खरीदूँ, जहाँ से सस्ती मिलती है वहाँ से जाऊँगा, वहाँ से खरीदूँगा, और किन महीनों में इस वस्तु की बिक्री बढ़ती है, किस प्रकार की वस्तुएँ बिक्री बंद हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, समय के अनुसार आवश्यक वस्तु खरीदनी चाहिए। इस प्रकार की सारी व्यवस्था बनाकर कल्पना मानस चित्र बनाकर और वो व्यक्ति एक अपना टाइमलाइन निर्धारित करता है, एक अपनी कार्यक्षमता का, अपनी कार्यकुशलता का एक दिमागी खाका बनाता है। दिमागी खाके के अंदर उसको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं।
ऐसी कल्पना चित्र वह अपने काम के शुरू में ही बना लो, और अगर उसकी निर्णय शक्ति ठीक हुई, अनुभव के आधार पर वो अपने कल्पना चित्रों में ठीक प्रकार संशोधन कर सकता है, तो अनुभव के आधार पर तो एक उत्तम योजना उसकी बन जाती है और एक प्लानिंग तैयार हो जाती है। फिर उसी प्लानिंग के अनुसार काम करता है तो वो आगे बढ़ जाता है, व्यापार चमक उठता है। जिसके मन में इस प्रकार की उड़ान नहीं उठती, वह सिर्फ मजदूरी करेगा। ये जो कुछ कर रहा है तो उसमें पड़ जाएगा, आगे बढ़ने के लिए कोई कोशिश नहीं करेगा। जिस ढंगे पे चल रहा उसी ढंगे पे चलता है। इसलिए बुद्धि को कल्पना का एक संस्कारित रूप कहा जाता है। दूसरा तत्व है दोस्तों एकाग्रता। पहला कल्पनाशीलता, दूसरा एकाग्रता। एकाग्रता के बिना तो कोई ज्ञान नहीं संपादन हो सकता। एकाग्रता के बिना ज्ञान के विद्वान या बुद्धिमान बनना संभव है। इसलिए एकाग्रता को बुद्धि का एक अनिवार्य अवयव कहना चाहिए, एक नेसेसरी फैक्टर है ये बुद्धि का। इसका कारण यह है कि अच्छे से अच्छे मस्तिष्क वाले अगर संचलित होते हैं तो उनके मस्तिष्क की जो गुणवत्ता है, क्वालिटेटिविटी है, वो भी किसी काम की नहीं रहती। साधारण मस्तिष्क वाले जो काम कर सकते हैं स्थिरचित होकर, उतना भी वो नहीं कर पाते। तो दिमाग की क्वालिटी तो अच्छी है परंतु एकाग्रता नहीं है, उससे व्यक्ति मात खा जाता है। कोई मनुष्य चाहे कितना ही चतुर क्यों ना हो, अगर उसके मन में बार बार इधर से उधर भागने भटकने की आदत है तो वो किसी भी एक चीज़ पर स्थिर होकर फोकस नहीं कर सकता, ना ही पढ़ाई कर सकता और ना ही उसका कोई यूज़ कर सकता। उसकी चतुराई भी किसी काम नहीं आती है और उसके निर्णय अपूर्ण रहते हैं, असंतोषजनक रहते हैं, अनसेटिस्फैक्टरी रहते हैं। फिर वो पछताता है, मैंने यहाँ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा कर लेता तो ठीक हो जाता। फिर और विषाद में पड़ता है, फिर वो टेंशन में जाता है, अपसेट होता है। तो चित्त जो है हमारा, उसके एकाग्रता का संबंध हमारी रुचि से भी है। रूखे और अरुचिकर जो विषय होते हैं उनमें मन नहीं लगता, ना ही उनकी कल्पना बनती मानस में। मन बार बार उचट जाता है और यही कारण है कि जिस विषय पर हमारा मन लगता है उसे ही हमें बार बार करना चाहिए। विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट स्कूल लाइफ में, तो बहुत विद्यार्थियों को ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स बड़ा रुखा लगता है, बचते हैं वो इन दोनों से, परंतु जिनमें सरसता होती है उन्हें खूब दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं। तो कोई विषय सरस और कोई नीरस नहीं होता, कुछ भी नीरस नहीं है, सब कुछ सरस है। बस मन को उनके अनुकूल बनाने की आवश्यकता होती है। एक बड़ा अच्छा मनोरंजक प्रसंग है, एक दृष्टांत है, सुना दूँ आपको, याद आ रहा है मुझे। एक राज कर्मचारी के लिए जैसे खाट बुनने का काम कुछ भी दिलचस्पी का नहीं होता। राज कर्मचारी है, वो खाट बुनेगा क्या, परंतु अगर किसी को रुचि है इसमें तो इस खूबसूरत खाट बना देगा और उसमें फूल पत्तियाँ बनाएगा, डिजाइन डालेगा और उसमें कला का प्रदर्शन करेगा। अब नेचुरल बात है कि एक धोबी है, उसको आप पढ़ाने का काम दे दो, वो तो उसको बड़ा इंटरेस्ट मालूम दे, उसके लिए जो वो काम करता है वही अपना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तपस्वी लोग भूखे प्यासे रहते हैं और बिल्कुल सुने स्थानों पर रहते हैं, भीड़ से दूर, धूप के सर्दी गर्मी कष्ट के सहते हैं। ये सब उनकी रुचि के अनुसार होता है, क्योंकि उसी दशा में वो प्रसन्न रहते हैं। अगर दूसरे मनुष्य की इसमें रुचि नहीं है तो कहेगा मैं तो भूखा नहीं मर सकता भी, उसका मन चढ़ जाता है, जिसको टाइम पे खाना चाहिए।
तो ये रुचि का भी संबंध होता है, यानी कल्पनाशीलता, एकाग्रता और रुचि। एकाग्रता से हमारी कार्य शक्ति को बड़ी प्रेरणा मिलती है, बड़ी उत्तेजना मिलती है। कमज़ोर मस्तिष्क भी अगर एकाग्रता से अपने विषय का अध्ययन करता है तो उसे प्रतिभा संपन्न बनाने में एकाग्रता बड़ा अच्छी भूमिका अदा करती है। ऐसे समझें इसको कि एक नदी 200 गज चौड़ी है, 500 गज गहरी है। अगर उसकी चौड़ाई 10 गज ज़्यादा कर दी जाए, 200 गज चौड़ी है, 210 कर दी जाए, तो निश्चय ही गहराई भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगी और पानी का जो बहाव है, वेग है, वो भी बढ़ जाएगा। एकाग्रता की शक्ति ऐसी होती है दोस्तों। चिंतन के विस्तार को समेटकर एकाग्रता उसे किसी विषय पर सेंट्रलाइज कर लेती है, केंद्रीभूत कर लेती है और उस एक विषय के बहुत रहस्य उजागर होने लगते हैं और सोचने वाले को उसमें एक मास्टरी प्राप्त हो जाती है, स्पेशलिटी आ जाती है उसके अंदर। वो एकाग्रता के अभाव में नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए बुद्धिमान बनने के लिए एकता होना बहुत अनिवार्य तथ्य है। अगला विषय है जिज्ञासा, जानने, समझने और सीखने की इच्छा। अगर ये मनुष्य में नहीं होती है ना, तो मनुष्य एकदम पशु होता है, मूढ़ बना रहता है। किसी चीज़ के प्रति इच्छा का होना ना होना ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आजकल जब स्कूल पास करके कॉलेज में जाते हैं तो काउंसलिंग करते हैं। उस काउंसलिंग में हर एक विषय के अलग अलग स्पेशल वो होते हैं, काउंसलर होते हैं, और वो नए विद्यार्थियों को इकट्ठा करके और उनको अमुक अमुक विषयों की उपयोगिता और उसको पढ़ने का लाभ बताते हैं और बताते हैं कि ये विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इजी है, बड़ा अच्छे से तुम्हें सरस लगेगा और आप इसी विषय को लीजिए। इस प्रकार की जो काउंसलिंग करते हैं ना, तो वो जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए और हमारी कल्पना शक्ति को, हमारी कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए ही ये सब होता है। तो इसी प्राणी को विकसित कर सकती है ये जिज्ञासा और बाधित भी कर सकती है। अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं करेगा, जड़ बन जाएगा बिल्कुल। सुन रहा है बस, बैठा बैठा देख रहा है बस, उसके खुद का कोई भला नहीं हो रहा है। तो इस तरह के लोग जिनमें जिज्ञासा नहीं होती या कम होती है, उनको तो कुछ बताना मानो अपना समय नष्ट करना है। जिज्ञासा भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जिज्ञासा को, उसकी शक्ति को जानकर खुद प्रजापति ब्रह्मा ने भी एको हम बहुश्याम कहकर उस जिज्ञासा को स्वीकारा है। और जिसकी जिज्ञासा की मतलब उसकी उत्तेजना से ही कहते हैं संसार है, बहुरंगी सृष्टि है। उसी वजह से अनेक प्रकार की सत्ता अस्तित्व में आती हैं। अगर ऐसा ना हुआ होता तो अब की ये सुंदर पृथ्वी जो आज हमें दिखाई दे रही है सुंदरता में, ये वीरान हो जाती, बंजर हो जाती, तो कुछ भी ना होता। मनुष्य की जिज्ञासा ने ही उसको सब प्राणियों का सिरमौर बनाया है। अगर मनुष्य के अंदर जिज्ञासा ना होती तो अब तक वह पता नहीं कितना निराशा में चला गया होता। न हमारी पृथ्वी पर वृक्ष होते, न वनस्पतियाँ होती, न पहाड़ पर्वत होते, सब शून्य शून्य बिखरा रहता बस। तो जिज्ञासा ही इस सृष्टि की बनाने वाली है, निर्मात्री है। इसलिए इच्छा की महत्ता का बखान करने के लिए उपयुक्त इच्छा की उपयुक्त वाक्य ही पर्याप्त है। फिर भी इसकी विशेषताओं पर चिंतन मनन करने पर ज्ञात होता है कि जिस काल में, जिस अंतराल में जिज्ञासा विकसित होती है, तो उस समय उस व्यक्ति का मस्तिष्क एक विशेष प्रकार का चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता है, यानी मैग्नेटिक क्वालिटी आ जाती है उसके अंदर। और उसका जो विषय है, जिसे वो चाह रहा है, इच्छा कर रहा है, जिज्ञासा कर रहा है जिसकी,
वो अपने आप खिंचता रहता है। कहते हैं कि वैद्य पर रोगी हर जगह मिल जाता है। और ऐसी भी कहावत है कि बेगारी को स्वर्ग में भी बेगारी मिलेगी, बकरा तो जहाँ जाएगा वहाँ हलाल ही होगा। इन उक्तियों में सत्य यह है कि जिसका उसका चुंबकीय जो मानस है वो अपने आप उसी तरह की बार बार व्यक्तियों को, उसी तरह के कामों को, उस तरह के लोगों को उसके पास लेकर आता है। और ऐसा इसलिए होता है कि उसका जो चुंबकीय व्यक्तित्व है, वो जो चुंबकीय मन है, उसका मानसिकता है चुंबक जैसी, वो अपने अनुकूल परिस्थितियाँ उनको आकर्षित कर लेती है। और पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ये अनंत ज्ञान भरा हुआ है। और उस अनंत ज्ञान में से हर व्यक्ति उतना ही प्राप्त कर सकता है जितना कि उसकी जिज्ञासा होती है। जितना बड़ा पात्र होगा उतना ही तो पानी इकट्ठा होगा ना, जितना छोटा पात्र होगा उतना कम पानी होगा उसके अंदर। इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि जिसमें कुछ सीखने की इच्छा नहीं होती वो कभी भी नहीं सीख सकता, कभी भी नहीं सीख सकता। और इच्छा जिसमें होती है सीखने की, वो केवल देख कर ही सीख जाता है। जरूरी नहीं कि उसको बैठ कर ही पढ़ाया जाए, वो देख कर, दूसरों को देख कर ही बहुत कुछ सीख जाता है और अपने जीवन में संभल जाता है। अगर बुद्धि हमारी ऐसी है कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना सीखना ना जानना, तो फिर हमें ज्ञान को प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं करना चाहिए। और फिर तो बस फिर इस स्थिति को हम बुद्धिहीनता कह सकते हैं। वैसे बुद्धिहीनता जल्दी होती नहीं है। अगला जो गुण है वो आना चाहिए संगति। दोस्तों, संगति में इतनी क्षमता होती है कि वो अपने समान विशेषता वाले विशिष्टता के गुण भर देती है इंसान में। ये विशिष्टता संगति के अनुसार अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, जो उसकी बुद्धि की कुशलता को ही दिखाती है। कारण यह है कि बुद्धि की सहायता के बिना किसी भी फील्ड में ना कोई सीनियर बन सकता और ना कोई स्पेशल बन सकता, ना कोई मास्टर बन सकता। जेब कतरों का साथ रहकर, चतुर बनकर व्यक्ति इतना होशियार हो जाता है उस पेशे में कि वो सामने वाले के हाव भाव देखकर समझ जाता है कि इसके पास मोटी रकम है, और इसके बाद अभ्यास और कौशल का इस्तेमाल करता है और उसकी जेब खाली कर जाता है। और इतनी कुशलता से करता है कि उस इंसान को मालूम भी नहीं चलता कब उसकी जेब कर रही है। तो ये कुशलता, ये जो हासिल होती है, जिज्ञासा भी इसमें एक बड़ा तत्व है। झाड़ू लगाने का काम करता था एडिसन एक व्यक्ति के पास, और झाड़ू लगाते लगाते उसके जीवन में कैसा स्वर्णिम दिन आया कि वो एक दिन वैज्ञानिक एडिसन बन गया। और एक बात और बता दूँ, बचपन में किसी प्रकार से भेड़ियों के चंगुल में एक बच्चा आ गया था, जन्मता बच्चा, और भेड़ियों ने उसे पाला। अब वो भेड़ियों जैसा ही बनना रहता, अपने शेर होने के गुण को भूल गया। भेड़ियों जैसा गुर्राना, भेड़ियों जैसा खाना और रहना भी वही सीख गया वो। और फिर कुछ समय के बाद वो 2 पैरों से चलने की मनुष्य की चाल भी भूल गया। क्या समझा? नहीं, 2 पैरों से जो मनुष्य चलता है वैसा भी करना उसने छोड़ दिया, और हाथों को भी नीचे ला के चौपाया बन गया। सचमुच में चौपाया बन गया, है ना? हंसी की बात है। और भागने भी इसी तरह से लगा जब जानवर चौपाए भागते। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्धि है तो हर एक के पास, पर बिना उसको ट्रेंड किए हुए, बिना पैदा किए हुए अगर हम कुछ करना चाहें तो हमारी भूल है। हमें अपनी बुद्धि की जिज्ञासा, एकाग्रता, प्रयत्नशीलता और जो गुण है जो मैंने बताया आपको, वो बढ़ाते रहने चाहिए। और संगति जो है, संगति उसमें बहुत बड़ा एक
टक है उसको बढ़ाने में, बुद्धि को निकम्मेपन को दूर करने में और बुद्धि में प्रखरता पैदा करने में संगति अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसलिए संगति ऐसे लोगों की करनी चाहिए जो हमसे सीनियर हों और हमें भी उन्हें देख देख कर कॉम्पिटिशन की भावना जागे, आगे बढ़ने की भावना हमें उत्पन्न हो, जिज्ञासा उत्पन्न हो और हम भी आगे बढ़ सकें। और दोस्तों, मैं एक बात और बता देती हूँ आपको, जड़ मूलक तो इस संसार में कोई भी नहीं है। अगर कोई ऐसा लिखता है तो उसका एकमात्र ही कारण है कि उसके या तो भोजन में सही की कमी है या फिर उसको जिज्ञासा नहीं है या एकाग्रता नहीं हो। ये जो मैंने आपको बताया बुद्धि को पैनी कैसे करना, तो बुद्धि को पर्याप्त प्रशिक्षण मिले ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है, ऐसा वज्र मूलक था वो लड़का जिसको राजा के पास ले आए थे और राजा के सामने भी उसी प्रकार से वो खड़ा रहा और अंततः क्या बना, वो कालिदास बना। तो हर व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, कोई वज्र मूर्ख नहीं है संसार के अंदर। तो बंधुओं, आज मैंने आपको बताया कि कोई कारण नहीं दूसरे जैसी बुद्धि, जैसी परिपक्वता हमारे अंदर भी आए, उस अपने अंदर ला सकते हैं, उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि दूसरे ऐसी स्थिति प्राप्त ना कर सके जैसा कि कोई एक बना। मनोरोग, मनोयोग, रुचि, वातावरण, एकाग्रता, कल्पनाशीलता, सानिध्य आदि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी सहायता से आदमी बौद्धिक कुशलता प्राप्त कर सकता है, बढ़ा सकता है, बुद्धिमान बन सकता है और आमतौर पर जिसे विद्वान या बुद्धिमान कहते हैं वो नाम अपने जीवन में वो प्राप्त कर सकता है। उसकी बुद्धि जो बड़ी विलक्षण, बड़ी पैनी, बड़ी धारदार बन सकती है। तो अगर हम अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करें, एकाग्रता लाएं और बड़ों की विनय, बड़ों का आदर सम्मान हमारे अंदर में तो होगा, सबके होता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अध्यापक के लिए, अपने टीचर के लिए, अपने मास्टर के लिए मन में ऊंचे नीचे विचार लाते हैं और उससे भी हमारी बुद्धि की जो धार है वो प्रभावित होती है। आज के समय में उसे IQ कहा जाता है। तो IQ हमारा बढ़े, इसके लिए बुद्धि की धार कैसे हम घिसें, कैसे उसको बढ़ाएं, किन किन गुणों से वो बढ़ सकती है। और हमारी बुद्धि अगर मंद है, अगर हमें किसी विषय में समझ नहीं आता है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं एकाग्रता से, जिज्ञासा से, अच्छी संगति से और कल्पनाशीलता से। तो बंधुओं, ये कुछ टिप्स हैं और भी टिप्स इस तरह के हो सकते हैं। तो अगर हम इन्हें ध्यान में लेंगे तो हमारी बुद्धि की कमी हमें कहीं पर भी नर्वस नहीं कर पाएगी, हमें मायूस नहीं बना पाएगी और हम अच्छे बन सकते हैं, अपनी बुद्धि को बढ़ाकर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, सबके बीच में हम प्रशंसा लूट सकते हैं। आज मैंने आपको ये IQ बढ़ाने के लिए, बुद्धि का स्तर बढ़ाने के लिए कुछ बातें बताई, कुछ सुझाव दिए। तो आशा है आपको पसंद आए होंगे और मैं बहुत जल्दी फिर से कुछ नया विषय लेकर आपके बीच आती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय जिनेंद्र।